Good morning, students. Today we are going to read the first chapter of Geography, Resource and Development, and under this chapter we will read about soils of India. बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में पाई जाने वाली मृदाएं, उनके प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनके उपयोग, मृदा अपरदन, उसके प्रकार, उसके कारण एवं मृदा संरक्षण की विधियों के बारे में हमें सही जानकारी देता है। मृदा क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदा पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत है जो कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों, खनिज पदार्थों तथा हामियों से मिलकर बनती है और ये सभी पदार्थ आपस में मिलकर मृदा को उपजाऊ क्षमता प्रदान करते हैं। मृदा पृथ्वी के धरातल पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ये पादप वनस्पति के विकास को सुनिश्चित करता है, साथ ही मानव को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भोजन तथा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध करवाता है। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक नवीनीकरण संसाधन है क्योंकि इसमें कई प्रकार की भौतिक, जैविक और रासायनिक क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती हैं। बच्चों, मृदा के प्रमुख संगठक कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तथा ह्यूमस हैं, जिसमें पादप और जीव जंतुओं के अवशेषों को शामिल किया जाता है। बच्चों, पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में मृदा का निर्माण सबसे पहले अपक्षय पर निर्भर करता है क्योंकि अपक्षय से प्राप्त छोटे छोटे असंगठित पदार्थ ही मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्रथम निवेश है। ये असंगठित पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक बिना किसी छेड़छाड़ के पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं और उसमें कई प्रकार की भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, वो स्पंजी हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी परत का निर्माण होता है जिसमें जीव जंतुओं के विकास के लिए, पादपों तथा वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, भारत एक बहुत ही विशाल देश है और उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चट्टानें, अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति तथा अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इन सब पदार्थों ने मिलकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाओं का विकास किया है। अगर हम पूरे भारत में मृदा का वितरण देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जो कि जलवायु, स्थलाकृति, पैतृक चट्टानें, जैविक कारक और समय अवधि, ये 5 महत्वपूर्ण कारक हैं जो मृदा निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और ये सभी प्रकार की मृदाएं हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान संसाधन हैं जो कि मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए इन्हीं मृदाओं पर निर्भर है। बच्चों, कृषि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की 2/3 जनसंख्या अभी भी अपने जीवन व्यापन के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि तभी संभव है जब हमारे पास मृदा संसाधन हो और मानव अपने आवास की आवश्यकता के लिए तथा अपने वस्त्र की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी मृदा पर निर्भर है और सभी प्रकार के पादप,
सभी प्रकार की वनस्पति तथा जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए और उसको अधिक से अधिक पोषित करने के लिए मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को मुख्यतः निम्न प्रकारों में विभाजित किया है। पहली है जलोढ़ मृदा, द्वितीय काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, चौथी लेटेराइट मृदा, पांचवी शुष्क मृदा और छठी वनीय मृदा। भारत एक विशाल देश है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थलाकृति, अलग अलग वनस्पति, अलग अलग चट्टानें, अलग अलग जलवायु है और इन सब कारकों ने मिलकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में इन विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। बच्चों, ये मृदाएं हमारे जीवन के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, वनस्पति के लिए, पादप के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप इन सब के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे प्रथम मृदा है जलोढ़ मृदा। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और पूर्वी तट के देलताई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक निक्षेपित मृदा है जिसका निर्माण मुख्यतः गंगा नदी, सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप हुआ है। क्योंकि जब ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो अपने साथ छोटे छोटे अवसाद लेकर आती है और इनके जमा होने से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें बालुका, पोटाश्यम, सिल्ट आदि पदार्थ पाए जाते हैं और तटीय क्षेत्रों में और नदी घाटियों के निचले भागों में कणों का आकार महीन तथा बाढ़ के मैदानों में और नदी घाटियों के ऊपरी भागों में कणों का आकार मोटा होता है। और आयु के आधार पर इन सभी जलोढ़कों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़क निक्षेप है जो नदी घाटियों के ऊपरी भागों में, बाढ़ के मैदानों के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। परिणाम स्वरूप इसमें कणों का आकार मोटा होता है और ये कम उपजाऊ होते हैं और ये रबी की फसलों के लिए, गेहूं के लिए, चने के लिए, सरसों के लिए, जौ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जबकि खादर नवीन जलोढ़क निक्षेप हैं जो नदी घाटियों के निचले भागों में, बाढ़ के मैदानों के निचले भागों में पाए जाते हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। इससे मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। मृदा में कणों का आकार महीन होता है, मृदा बहुत उपजाऊ होती है और खरीफ की फसलों के लिए विशेषकर जूट और चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बच्चों, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं उपजाऊ मृदा है। परिणाम स्वरूप इसमें गहन खेती की जाती है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है जबकि ह्यूमस की कमी होती है। दूसरी भारत में पाई जाने वाली दूसरी सबसे प्रमुख मृदा काली मृदा है। बच्चों, इसे काली मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग काला होता है। इसे रेगूर मृदा और कपासी काली मृदा भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
इस प्रकार की मृदा मुख्यतः दक्कन के पठार पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और आर्द्र होने पर ये मृदा गीली और चिपचिपी हो जाती है और सूखने के समय इसमें बड़ी बड़ी दरारें विकसित हो जाती है, जैसे स्वतः जुताई होती हो। ये मृदा काफ़ी लंबे समय तक आर्द्रता को बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप ये कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस प्रकार की मृदा का निर्माण महीन क्ले पदार्थों से होता है और यह पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और चूने में बहुत धनी होती है, जबकि इसमें फास्फोरस और ह्यूमियस कंटेंट की कमी होती है। रेड एंड येलो सॉइल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की मृदाओं का रंग लाल और पीला होता है और ये मुख्यतः दक्कन के पठार के दक्षिणी एवं पूर्वी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व पश्चिमी घाट के पदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है और ये सामान्य उपजाऊ होते हैं। अगली मृदा है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेटर से हुई है, जिसका अर्थ है ईंट। इस मृदा का उपयोग मुख्यतः मकान बनाने में किया जाता है और इस प्रकार की मृदा उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में विकसित होती है, जिसमें लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा मृदा के सभी पोषक पदार्थ स्तर ए से स्तर बी और सी में चले जाते हैं और ऊपरी भागों में केवल लोहे की अधिकता हो जाती है। साथ ही उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु काफ़ी तेज़ी से ह्यूमियस को ख़त्म कर देते हैं। यही कारण है कि इस मृदा में ह्यूमियस की कमी होती है और इस प्रकार की मृदा भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत में होती है, जहाँ नीलाक्षण लीचिंग प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से घटित होती है। और इस प्रकार की मृदा को मृदा संरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से चाय, कॉफ़ी एवं कैशू नट उगाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट सोइल है हमारी शुष्क मृदा, जिसे मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। ये मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण काफ़ी तेज़ी से होता है। इस प्रकार की मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है तथा बालू की मात्रा अधिक और लवणीय होती है। एवं कुछ क्षेत्रों में लवणता की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन किया जाता है। और इस मृदा की सबसे निचली परत में कैल्शियम का संग्रहण होने से कंकड़ परत पाई जाती है, जो पानी का रिसाव होने से रोकती है। इस प्रकार की मृदाएं सामान्यतः अनउपजाऊ होती है, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई उपलब्ध हो तो उसमें भी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में पानी की उपलब्धता होने से पर्याप्त मात्रा में फसलों का उत्पादन होने लगा है। इस प्रकार की मृदा में ह्यूमियस की कमी होती है।
फॉरेस्ट सोइल, वनीय मृदा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की मृदा भारत के पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वनस्पति का विकास काफ़ी तेजी से होता है। और वनस्पति का विकास काफ़ी तेजी से होने के कारण इसमें ह्यूमियस की मात्रा अधिक होती है और ये अम्लीय मृदा होती है। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी गहराई कम, कणों का आकार मोटा तथा नदी घाटियों के सहारे इसकी गहराई अधिक और कणों का आकार महीन होता है। इस प्रकार की मृदा हिमालय क्षेत्र एवं उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है। बच्चों, मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ पादप वनस्पति को पोषित करता है, उनकी वृद्धि में अपना अमूल्य योगदान देता है, साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मृदा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से विकास कार्यों के कारण मृदा अपरदन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। मृदा अपरदन क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है जिसमें गतिशील माध्यम जैसे बहता पानी तथा तेज गति से चलने वाली वायु अपने साथ मृदा की ऊपरी परत को उड़ाकर या बहाकर ले जाती है, जिससे उसकी गहराई और उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि जब नदी एवं पवन काफ़ी तेज गति से चलने लगते हैं तो अपने मार्ग में आने वाली मृदा संसाधनों को हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ये मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है। पहला है अवनलिका अपरदन और दूसरा है परत अपरदन। बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो देश के मृदा संसाधनों की गुणवत्ता, उनकी गहराई एवं उनकी उपजाऊ क्षमता को कम कर रही है। क्योंकि बारिश के बाद तेज गति से बहने वाला पानी तीव्र ढाल पर या मध्यम ढाल पर काफ़ी तेजी से बहता है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी अवनलिकाओं का निर्माण करके उस पूरे क्षेत्र को कृषि अयोग्य बनाता है और इस प्रकार के अपरदन को अवनलिका अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का अपरदन उन क्षेत्रों में काफ़ी सामान्य है जहाँ काफ़ी तीव्र गति से भारी बारिश होती है, और जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऐसी बहुत लंबी लंबी गहरी अवनलिकाएं विकसित हो जाती है तो उससे बीहड़ या रेवाइंस कहा जाता है। और जब इस प्रकार के बीहड़ या अवनलिकाएं विकसित हो जाती है तो ये पूरी मृदा की गहराई एवं उसकी उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देती है। उसके बाद है परत इरोजन, शीट इरोजन। वर्षा के बाद जब पानी मंद ढाल पर काफ़ी धीमी गति से बहता है तो अवनलिकाओं का निर्माण करने की बजाय ये मृदा के ऊपरी महीन कणों को अपने साथ उड़ाकर या बहाकर ले जाता है। हालांकि इस प्रकार की परत अपरदन को देखना संभव नहीं है, लेकिन ये अवनलिका अपरदन की तुलना में ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये मृदा की सबसे उपजाऊ महीन परत को उड़ाकर या बहाकर ले जाता है, जिससे विशाल क्षेत्र अनउपजाऊ हो जाता है। अब इस अपरदन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो पहला है वनों का कटाव, दूसरा है स्थानांतरित कृषि, तीसरा है अत्यधिक सिंचाई, चौथा है अति पशु चारण, पांचवा है विकास कार्य,
छठा है रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का अधिक उपयोग। मैं फिर बताता हूँ कि मृदा अपरदन हमारे देश के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है जो निम्न कारणों से होती है। प्रथम, वनों का कटाव। दूसरा, अति पशुचारण। तीसरा है स्थानांतरित कृषि। चौथा है अत्यधिक सिंचाई। पांचवा है रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग। छठा है विकास कार्य, जैसे बांध बनाना, नहर बनाना, सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना। सातवां है कृषि की अवैज्ञानिक विधियाँ। आठवां है तीव्र वर्षा और नौवां है तीव्र गति से चलने वाली पवन। ये 9 प्रमुख कारक हैं जिससे भारत में मृदा अपरदन की समस्या बहुत गंभीर है, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष अनुपजाऊ एवं कृषि अयोग्य होती जा रही है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 2/3 जनसंख्या अभी भी अपने जीवन व्यापन हेतु, अपने आर्थिक क्रियाकलाप हेतु कृषि पर निर्भर है और कृषि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप इस मृदा का संरक्षण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि मृदा संरक्षण एक विधि है जिसके माध्यम से मृदा की गहराई, उसकी गुणवत्ता तथा उसकी उपजाऊ क्षमता को काफ़ी लंबे समय तक संचित रखकर भविष्य में अपनी मांगों को पूरा करने हेतु काम में लिया जा सकता है। अगर हम इन मृदा संसाधनों का संरक्षण करते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ भविष्य में आगामी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। और इसमें कई विधियां हैं जिसके माध्यम से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। प्रथम, वनीकरण। अधिक से अधिक वन लगाए जाएं, क्योंकि वन पानी के बहाव को रोकते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे पानी का रिसाव होता है और मृदा संसाधनों का संरक्षण होता है। द्वितीय, पशुचारण को नियंत्रित किया जाए। इट मीन्स पशुचारण का कार्य नियमित रूप से देखरेख में किया जाए, क्योंकि जब अत्यधिक पशुचारण होता है तो मृदा ढीली हो जाती है और आसानी से पानी के साथ बहकर आगे चली जाती है। तीसरा है स्थानांतरित कृषि को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि बार बार स्थानांतरित कृषि का प्रचलन के कारण मृदा ढीली हो जाती है और भारी बारिश के साथ बहकर निकल जाती है। अतः उसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। अत्यधिक सिंचाई को नियमित किया जाए। इट मीन्स खेतों में उतनी मात्रा में पानी की आपूर्ति हो जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि अति सिंचाई करने से मृदा लवणीकरण और कृषि अयोग्य हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में एवं पर्वतीय क्षेत्रों में या तो कृषि नहीं करनी चाहिए। अगर कृषि करना फिर भी जरूरी है तो वहाँ सीढ़ीदार कृषि या समोच्च रेखीय कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मृदा संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ पवन की गति काफ़ी तीव्र है, उस गति को कम करने के लिए वन रक्षक मेखलाएं बनाई जाए, बालू के टीबों का स्थिरीकरण किया जाए, वहाँ घास के मैदान विकसित किए जाए, क्योंकि ये मरुस्थल के मार्च को रोकने के साथ, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के साथ साथ मृदा संरक्षण में अपनी अमूल्य भूमिका निभाते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाए तथा रासायनिक और कीटनाशकों का और रासायनिक खादों का नियमित मात्रा में उपयोग किया जाए। तो ये कुछ विधियाँ थी जिसके माध्यम से हम मृदा संरक्षण अपनाकर अपनी मांगों को पूरा करने के साथ भविष्य में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ कि ये अध्याय आपके जीवन में
बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।